हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उससे संबंधित आपके सामने जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर वन शॉट रिविजन होगा जिसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान के भूगोल वो आपके रिवाइज होने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए और उनके भौगोलिक महत्व का स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनके वर्गीकरण के बारे में बात करना है और उनके भौगोलिक महत्व के बारे में आपको स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और सभी बच्चों ने जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, राजस्थान को उसकी उच्चावच जलवायु और भूगर्भीय संरचना के आधार पर जाना जाता है। तो राजस्थान है ना, उसको किस प्रकार से अपन विभाजित कर सकते हैं, उनके कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर अपन चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, जिसको हम चार प्रमुख भागों में बांटते हैं। तो राजस्थान को हम कितने भागों में बांटते हैं? टोटल चार भौगोलिक भागों में आपको बांटा जाता है। इन प्रदेशों को अपना विशिष्ट भौगोलिक महत्व है जो राज्य के विकास और जीवन शैली को प्रभावित करता है। भाई आपको पता है, आप अपने आसपास देखो, राजस्थान में अगर अपन देखें अच्छे से, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, राजस्थान में अगर अपन थोड़ा सा गहराई से नजर डालने के प्रयास करें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, वहां पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको रेतीली माटी है ना, और आपको थार मरुस्थल देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप उधर की साइड जाते हो, पूर्वी साइड में बढ़ते हो, है ना, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर वाला क्षेत्र, कुछ गंगानगर का भी क्षेत्र आ जाता है। उस क्षेत्र में जाते हो तो उस जो रेतीला आपके सामने थार है उसका ही कुछ आपके सामने जो शुष्क थार जो मतलब उसका ही स्वरूप देखने को मिलता है। जो मिट्टी है, थार का विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन वो आपके सामने मरुस्थल जितना नहीं है, वहां पे थोड़ी बहुत कृषि होती है। और थोड़ा आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आप अजमेर की तरफ बढ़ते हो, तो अजमेर की आपके सामने देखने को मिलती है अरावली और कुछ उसका भाग शेखावाटी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। आगे की तरफ आपको अजमेर से जो मुख्यतः अरावली क्षेत्र वहां पे आपको देखने को मिलता है। कुछ आपके सामने उदयपुर में भी उसकी देखने को मिल जाता है, उदयपुर में भी आपको देखने को मिल जाता है। आप थोड़े से और चले गए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी की तरफ गए, वहां पर आप देखते हो कि वहां पर आपको देखने को मिलता है क्या? मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। कुछ मैदानी क्षेत्र की झलक आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी देखने को मिलती है। फिर आप थोड़ा सा क्या कि इधर तो सारा घूम लिया ऊपर पर, अब बोले कि मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। समझ में आ गया? जो पठारी क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र है, उसका थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है। सिरोही में जाते हो, थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ में, थोड़ा बहुत आपके सामने झालावाड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान को कुछ अपन घूम रहे हैं, राजस्थान का दर्शन कर रहे हैं, तो हमने कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें देखी कि कहीं पर मरुस्थल था, कहां पर पहाड़ी क्षेत्र था, कहां पर मैदान थे एकदम समतल, और कहीं पर पठार देखने को मिला। तो इसी आधार पर हमने राजस्थान को कुल चार भौगोलिक स्थितियों में बांट दिया है। हर भौगोलिक स्थिति का अपना अपना महत्व है, अपना अपना उसका काम है। तो राजस्थान के प्रदेशों के वर्गीकरण की बात करें, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहला कौन सा प्रदेश देखने को मिलता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलता है। बात करें राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग, जिसमें से लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का जो सबसे ज्यादा भूभाग अगर कोई क्षेत्र कवर करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग आपके सामने 61% कुल जो भूभाग है वो कवर हो जाता है। कितना? 61% भूभाग है वो तो सिर्फ राजस्थान में मरुस्थलीय है, ठीक है। और जिसकी अगर कुल वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वो फैला हुआ है। जो अरावली के पश्चिम में, और कहां पर देखने को मिलता है आपके सामने? अरावली के पश्चिम में देखने को मिलता है। इसमें कुल जिलों की बात करें तो कुछ राज्य के कुल 12 जिले शामिल होते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश महान भारतीय मरुस्थल, थार और अर्ध शुष्क या राजस्थान के बांगर क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। तो इसमें कुल आपको बस यही पॉइंट याद करना है, ये कुल 61% भाग पे काम करता है, क्षेत्र में फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में इसकी कुल क्या है आपके सामने? भूभाग देखने को मिलता है। इसमें कुल जिलों की बात करें तो 12 जिले हैं और इसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगर इसको विभाजित करें तो दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्ध शुष्क व राजस्थान के बंगाल क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है।
बागर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब कोई भी चीजें होती हैं उसकी विशेषताएं भी होती हैं, तो आपके सामने जो शुष्क मरुस्थल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले पता है जहीं जहां पर भी बात हो मरुस्थल की और वहां पर रेतीले टीलों की बात नहीं आई तो फिर क्या ही मरुस्थल के बारे में अपन ने बात की। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, रेतीले आपके सामने मैदान देखने को मिलते हैं। फिर आपके सामने देखने को मिलते हैं बालुका के स्तूप। क्या देखने को मिलते हैं, बालुका है उसके स्तूप आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, बरखान, जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, आपके सामने तीन इसके प्रकार देखने को मिलते हैं अलग अलग। जिस प्रकार से हवा के कटाव से जो टीले का निर्माण होता है उस प्रकार से उनका नाम रखा गया है, जिस प्रकार से वो एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पे चले जाते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे सभी चीजों को क्योंकि वैसे ही काफी लंबा क्वेश्चन है। साथ के साथ आपको पता है भाई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपके सामने वर्षा कम होती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो अगर कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया तो क्या हो जाता है, जल्दी जल वाष्प उसको बन जाता है। साथ के साथ आपके सामने कुछ उसमें जो समुद्री क्षेत्र था पहले आपको पता है राजस्थान क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या है खारापन वैसे भी पाया जाता है। तो यहाँ के जो पानी जहाँ पर इस क्षेत्र में जहां पर भी पानी की झीलें दिखाई देती हैं उसमें खास करके खारे पानी की झीलें विशेषकर देखने को मिलती हैं, जिसमें सांबर झील नागौर जयपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा नमक उत्पादन का भी कार्य करती है। डिडवाना झील और पचपदरा झील है वो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अगर आपके सामने नदियों की बात करें तो लूनी इसके अंदर एकमात्र नदी है जो अजमेर के पहाड़ियों से निकलती है और सबसे कम वर्षा होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है वो देखने को मिलती है और उच्च दैनिक तापमान भी देखने को मिलता है, तो तापमान भी काफी अधिक रहता है और सबसे कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करें भौगोलिक महत्व की, मतलब इसका ज्योग्राफिकल क्या इंपॉर्टेंस है। न्यून जनसंख्या घनत्व है, जल की कमी और रेतीले मिट्टी के कारण कृषि सीमित है और अंत जनसंख्या घनत्व है। भाई आप एक बात बताओ, सदैव आपको पता है पूरी दुनिया में जो सभ्यताओं का निर्माण कहाँ पे हुआ, नदियों के किनारे हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि नदियों के किनारे आपके सामने कृषि बहुत अच्छी होती थी, कम से कम खाने पीने का जुगाड़ तो हो जाता था और इंसान को बेसिक नीड तो यही होती है ना। तो यहीं पर आपको सामने राजस्थान जैसे क्षेत्र में यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र में दोनों चीजों की कमी होती है, पानी होता नहीं है तो कृषि भी नहीं होती और पानी भी नहीं होता है, तो लोग क्यों रहेंगे ऐसे क्षेत्र में। तो इसलिए क्या होता है, रेतीली मिट्टी, ज्यादा तापमान, पानी की जो कमी के कारण और जो जलवायु है वहां पे विषम परिस्थितियों के कारण क्या सबसे कम लोग बसते हैं, इसलिए वहां की जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है, बहुत सॉरी कम है ना। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। अब अपन ने भाई बात तो कर ली कि भाई विशेषताएं क्या है, अब किस किस प्रकार का वहां पर पशुधन पाया जाता है, मतलब कितने ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऊंट, भेड़, बकरी जैसे पशुओं का पालन महत्वपूर्ण है। तो अगर अपन बात करें पशुधन की तो यहाँ पर मुख्यतः आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, ऊंट देखने को मिलते हैं, भेड़ देखने को मिलती है, बकरियां देखने को मिलती हैं और इस प्रकार का जो पशुपालन है उसका बहुत ज्यादा महत्व है वो आपके सामने देखने को मिलता है। मतलब इस प्रकार का जो पशुपालन है वो मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस प्रकार का जो पशुपालन है वो कहां पर रह सकता है, शुष्क परिस्थितियों में, मतलब इसी प्रकार के जानवर रह सकते हैं जिनको कम पानी में भी आपके सामने अपना जीवन यापन कर सकते हैं और विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन जी सकते हैं, अधिक तापमान को सहन शक्ति होती है। जैसे ऊंट है, ऊंट को आपको पता है रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर क्षमता होती है कि काफी दिनों तक अगर वो पानी नहीं पिए तो वो जीवित रह सकता है। मतलब साथ साथ भेड़ व बकरियां हैं वो भी राजस्थान की उसी प्रकार की पाई जाती हैं जो कम चारे में कम पानी में अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकती हैं। समझ में आ गया। तो आपके सामने ऊंट तो सबको पता होगा, भेड़ बकरी भी आपके आसपास रहती हैं, तो ये आप लिख के आ जाना। अब जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है वहां पर एक खासियत यही होती है कि वहां पर मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जरूर पाई जाती है। तो आपको पता है हमारे बाड़मेर के पचपदरा के अंदर और भी अलग अलग जगह, बाड़मेर में काफी जगह जो पेट्रोलियम की क्या छोटी छोटी रिफाइनरी लगी हुई और पचपदरा में तो बड़ी रिफाइनरी का भी निर्माण हो गया है। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जिप्सम जैसे खनिज आपके सामने पाए जाते हैं। समझ में आ गया। आप अगर बात कर लो सऊदी अरब की, इराक की, तो ये वाला क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है आपके सामने, यूएई की, जहां पर मुख्यतः रेगिस्तान देखने को मिलता है और उस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकलते हैं। तो यही है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और जिप्सम जैसे आपके सामने खनिजों के भंडार भी देखने को मिलते हैं।
ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा स्रोत की बात करें, कहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा स्रोत देखने को मिलता है, तो आपके सामने ऊर्जा स्रोत मुख्यतः सौर व पवन ऊर्जा से देखने को मिलती है। सौर ऊर्जा देखो, एक बात देखो, राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली, एक तो खाली जमीन होनी चाहिए, मतलब ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर आप सोलर की प्लेट लगा सको। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या तो वैसे ही नहीं रहती आपके सामने, है ना, काफी क्षेत्र ऐसा पड़ा हो तो वहां पर सोलर प्लांट आप क्या कर सकते हो, सोलर प्लेट लगा सकते हो। समझ में आ गया। दूसरी क्या है, सबसे ज्यादा वहां पर सूरज है, सूर्य की किरणें है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक उपलब्ध रहनी चाहिए। तो आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वर्षा होती नहीं है, सर्दियां भी बहुत कम दिनों तक आती हैं, तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा समय तक आपके सामने सूर्य की किरण भी दिखाई देती हैं। तो इसीलिए अगर अपन बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा में सबसे ज्यादा संभावना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना देखने को मिलती है। और विकास की बात करें तो इन दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास हो सकता है। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में मरुस्थलीय सफारी और लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो पर्यटन में आपके सामने मरुस्थल में सफारी, मतलब वहां पे मरुस्थल में जो पर्यटन में जो ऊंट वगैरह हो गया, जिप्सम जो गाड़ियों वगैरह में लोगों को लेके जाया जाता है, और लोक संस्कृति के लिए आप इनको काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पर आपके सामने अलग हमारी जो संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन है, उसको पूरी दुनिया के लोग देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। समझ में आ गया। तो ये था मरुस्थलीय क्षेत्र, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही था। अगले वाले क्षेत्र की बात करें आपके सामने, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में क्या है, राज्य में लगभग 9% भाग में आपके सामने अरावली पर्वतीय जो अरावली जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। कितने भूभाग में, 9% भूभाग में मात्र आपके सामने अरावली क्षेत्र फैला हुआ है। मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक ये फैला हुआ है। मतलब आपके सामने कुछ इस तरीके से ये सिरोए वाला जो आपके सामने देखते हो, तो जो पाली मारवाड़ वाला क्षेत्र है, कुछ आपके सामने अजमेर उदयपुर में भी आपके सामने देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार अगर अपन बात करें तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक इसके विस्तार देखने को मिलता है। जहां इसकी सीमा कहां से लगती है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। तो आप सबको पता है अरावली क्षेत्र गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाता है। लगभग इसके वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 692 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, और राज्यों के 10 जिलों को ये लगभग छूता हुआ जाता है। तो राजस्थान में लगभग 10 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। 692 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्र है अरावली क्षेत्र, और 9% भूभाग में है, और गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये 4 मुख्य पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। विशेषताओं की बात करें, राजस्थान विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। तो वलित पर्वतमालाएं होती हैं, उनकी सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमालाएं, उसमें से एक अरावली है। वलित पर्वतमालाओं की एक की श्रृंखला में ही आपके सामने हिमालय का भी नाम देखने को मिलता है। समझ में, अल्पास है उनका भी नाम देखने को मिलता है, यूराल जैसी है उनका भी नाम देखने को मिलता है, लेकिन उन्हीं में से आपके सामने कौन है, अरावली है। हिमालय तो नई वलित पर्वतमालाओं में से है। अरावली पुरानी जो वलित पर्वतमाला से, जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, जो समय के साथ जिनका घर्षण के कारण क्या हो चुकी है, हाइट है वो थोड़ी कम है। तो इनका कितना आपके सामने ऊंचाई देखने को मिलता है, 930 मीटर कुल ऊंचाई देखने को मिलती है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है, वो 1722 मीटर की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। तो सबसे ऊंची चोटी आपके सामने माउंट आबू की जो सिरोही में माउंट आबू में देखने को मिलती है, 1722 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है, और गुरु शिखर उसका नाम है। अनेक दर्रे, ग्रेनाइट व निस जैसी चट्टानें देखने को मिलती है, और साथ साथ क्या देखने को मिलता है, अनेक प्रकार के दर्रे देखने को मिलते हैं, ग्रेनाइट व निस जैसी चट्टानें देखने को मिलती हैं। भौगोलिक महत्व की बात करें, जल विभाजक, यह पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी मैदान से अलग करता है। तो अब बात करेंगे इसका मतलब क्या महत्व है, महत्व इंपोर्टेंस क्या है, क्या जो अरावली पर्वतमाला है उसका क्या महत्व है। तो ये क्या करती है, जो पश्चिमी मरुस्थल होता है आपके सामने, ये जो मरुस्थल है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर वाला, ये क्यों आपके सामने नहीं देखने को मिला, जयपुर में भी, अलवर भरतपुर में भी क्यों नहीं देखने को मिला इसका विस्तार, क्योंकि अरावली पर्वतमाला बीच में आ जाती है, और इस वाले क्षेत्र को आपको वहां तक पहुंचने में जो हवाएं हैं, जो अपना विस्तार से मिट्टी को लेके जा सकती थी, विस्तार कर सकती थी, उसको रोकने का कार्य करती है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर प्रवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का भी कार्य करती है।
तो इन दोनों के बीच में आपके सामने जल विभाजक के रूप में भी इसको जाना जाता है। जलवायु नियंत्रण में वही बात है कि मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है और मानसूनी पवनों को रोककर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा करती है। तो आपके सामने ये क्या होता है, जो पवने होती है ना, जो वर्षा होती है, ये आपके सामने ऐसे मान लो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र ऐसे मान लो, तो यहाँ से जो गुजरात की तरफ से जो पवने आती हैं वो क्या होती है, अरावली क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र से करीब से होकर चली जाती हैं, सीधी की सीधी निकलती हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र होता है ना, आपको ज्योग्राफी के विद्यार्थियों आपको पता है, जो कोई भी पर्वत होता है उसके दो क्षेत्र बनते हैं। एक क्षेत्र की तरफ बहुत अधिक वर्षा होती है, दूसरे वाला निम्न वर्षा क्षेत्र होता है, दूसरा उच्चावच वर्षा क्षेत्र होता है। क्यों? बादल जिस क्षेत्र की तरफ हवा से चलकर टकराते हैं उस क्षेत्र में सारी वर्षा कर देते हैं, पीछे वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है। तो यही स्थिति देखने को मिलती है आपके सामने पश्चिमी राजस्थान में भी। जो क्या है, जो अरावली है वो क्या कर देती है आपके सामने, जो इसका जो पूर्वी वाला क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा कर देती है और पश्चिमी वाला क्षेत्र वो सूखा रह जाता है। तो वहां पर वर्षा कराने का भी कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट की बात करें, खनिज संसाधन। तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रैक व संगमरमर जैसे धात्विक व अधात्विक खनिजों के भी मुख्य स्रोत देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन भी देखने को मिलते हैं, जहां पर तांबा सबसे ज्यादा निकलता है, सीसा जस्ता निकलता है, अब्रैक व संगमरमर जैसे जो धात्विक व अधात्विक जो खनिज है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो खनिज संसाधन है वो भी इससे निकलते हैं, चाहे तांबे की बात करें, चाहे जस्ता, सीसा, अब्रैक व संगमरमर जैसे जो प्रमुख धातु होते हैं वो इसमें निकलते हैं। जैसे खेतड़ी की अरावली पर्वतमाला, वहां से तांबा निकलता है, सीसा जस्ता भी साथ के साथ इसमें निकलता है। जो अलवर डीडवाना, जो अलवर का नागौर के डीडवाना वाला क्षेत्र होता है आपके सामने, उस वाले क्षेत्र में आपके सामने मुख्यतः संगमरमर भी देखने को मिलता है। तो जहां जहां पे अरावली क्षेत्र है उसकी अलग अलग विशेषताओं में खनिज भी पाए जाते हैं। वन संपदा की बात करें, आपके सामने वनस्पति व जैव विविधता भी अपेक्षाकृत अधिक है। तो आप अजमेर वाले क्षेत्र में जाओगे, उदयपुर वाले क्षेत्र में जाओगे, वहां का जो अरावली क्षेत्र पाया जाता है वहां पर क्या है, वन संपदा भी पाई जाती है। भाई आपके सामने विशेषकर पता है भाई, जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहां पे पानी का बहाव भी मिलता है और जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहां पे वन भी पाए जाते हैं। जनजातियों की बात करें इस क्षेत्र में, तो मुख्यतः भील, ग्रासिया व मीणा जैसे जो जनजातियां वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो कौन सी राज्य, जो राजस्थान जैसे राज्य में जो जनजातियां हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसमें भील, ग्रासिया व मीणा जनजातियां मुख्यतः कहां पर पाई जाती हैं, आपके सामने अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, द ईस्टर्न प्लेन रीजन की बात करें, अब अपन बढ़ चुके हैं, अपन ने देख लिया मरुस्थल को, अपन ने देख लिया किसको, आपके सामने जो अरावली क्षेत्र को, अब अपन देख रहे हैं पूर्वी मैदानों को। राज्य का विस्तार का लगभग 23% हिस्सा है वो किसमें फैला हुआ, आपके सामने जो पूर्वी मैदान में फैला हुआ है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ जैसे जिले इसमें कुछ नाम है। मतलब सारे मुख्यतः बात करूं तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, टोंक व सवाई माधोपुर इसके अंदर आते हैं। बाकी वाले क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा इसका भूभाग देखने को मिलता है। राजस्थान का दूसरा सबसे ज्यादा प्रतिशत की मात्रा में विस्तार में जो भूभाग है वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र ही है। समझ में आ गया कैसे निर्माण हुआ है। इसमें बनास बेसिन हो गया, चंबल बेसिन हो गया और माही बेसिन हो गया। मतलब अलग अलग प्रकार की जो नदियां होती हैं उससे इसका निर्माण होता है, जैसे माही नदी से, चंबल नदी से और आपके सामने बनास नदी से इसका निर्माण देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो अलग अलग प्रकार की जो नदियां होती हैं उससे इस प्रकार का जो मैदानी क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। विशेषताओं की बात करें तो नदियों का जो निर्माण है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी से मैदानी क्षेत्र निर्माण होते हैं। आपको पता है जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गई, अपेक्षाकृत कम जो समतल भूमि हो गई और अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है और उच्च कृषि की उत्पादकता भी देखने को मिलती है। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, समतल भूमि और अधिक वर्षा का जो भूभाग है वो देखने को मिलता है मुख्यतः। भौगोलिक महत्व की बात करें, आपके सामने ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस की बात करें, ज्योग्राफिकली आपके सामने भौगोलिक इसका क्या महत्व है। पहला है इसका महत्व उच्च कृषि उत्पादन, सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। उपजाऊ मिट्टी, भाई आपको पता है जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां से जो नदियां, वहां से मिट्टी लाई जाती है और नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो कैसी होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है।
उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता के कारण राज्य में सबसे उपजाऊ कृषि यहीं पे होती है। तो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यहीं पे पाई जाती है। तो जहाँ पे उपजाऊ होगी वहीं पे सबसे ज्यादा कृषि भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। गेहूं, जौ, चना, सरसा और मक्का जैसी फसलें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। साथ के साथ नदियों नदियों के साथ साथ क्या है, नदियां मिट्टी भी लाती है, नदियों के साथ पानी भी आता है। तो जो जल स्तर का जो पानी है, नहरें हैं, उसकी भी व्यापक स्तर पे पानी की उपलब्धता भी देखने को मिलती है। तो कृषि के लिए क्या सबसे अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए गेहूं, चना, जौ, सरसों, मक्का यहाँ पर देखने को मिलता है। उच्च जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है। कृषि की अनुकूलता और जल उपलब्धता के कारण राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। तो कृषि है उसकी जो अनुकूलता है देखने को मिलती है और जल की उपलब्धता के कारण मतलब आसानी से कृषि की जा सकती है, आसानी से जल उपलब्ध हो सकता है। इस कारण राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। औद्योगिक विकास की बात करें आपके सामने, कृषि आधारित उद्योगों और अन्य उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पाई जाती हैं। तो कृषि आधारित उद्योग भी देखने को मिलते हैं और अन्य उद्योग के अनुकूल परिस्थितियां भी इसी क्षेत्र में आपके सामने पाई जाती हैं। तो आपके सामने औद्योगिक विकास भी यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भाई पानी की उपलब्धता होती है, खनिजों की उपलब्धता है आपके सामने सबसे ज्यादा आपके गन्ने का निर्माण हो तो चीनी उद्योग का उत्पादन हो गया, खनिज निकलते हैं तो आपके सामने सीमेंट उद्योग का भी निर्माण हो गया। तो यही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उद्योग भी देखने को मिलते हैं और खास करके तो कृषि आधारित उद्योग तो देखने को मिलते हैं। नदियां यहाँ पर इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। चंबल, बनास, बाणगंगा जैसी महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो यहीं इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो राजस्थान की जो लगभग नदियां हैं वो इसी क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, जिसमें चंबल, बनास, बाणगंगा जैसी जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, आपके सामने पानी का विस्तार करती हैं और सबसे ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं यहाँ से निकली हुई हैं और सबसे ज्यादा जल आपूर्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले वाले जो टॉपिक है और लास्ट नंबर टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन। अगले वाले क्षेत्र की बात करें, राज्य में लगभग 7% भाग में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, आपके सामने दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र प्रदेश है वो फैला हुआ है। समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट नंबर भूभाग है राजस्थान के विस्तार के अंदर। राज्य में लगभग 7% भाग है, उसमें कौन सा भूभाग फैला हुआ है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जैसे जिले शामिल है। तो राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है इसमें कौन सा भूभाग देखने को मिलता है, जिसमें कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ है जैसे जिले हैं वो इसमें शामिल है, जिसमें विंध्यन, कंगार भूमि और दक्कन पठार लावा शामिल है। तो इसमें क्या आपके सामने जो विंध्याचल की जो कंगार भूमि है और जो दक्कन का लावा पठार है उसके दोनों का मिश्रण मुख्यतः देखने को मिलता है। मतलब जो मध्य प्रदेश की जो जिसके मध्य प्रदेश और गुजरात की जिसकी जो सीमा टच होती है वो वाले क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उसी का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। विशेषकर आपको पता है भाई जो दक्कन का लावा पठार है लावा से निर्मित हुआ है, तो उसमें मिट्टी किस प्रकार की देखने को मिलती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है, रेगुर मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक देखने को मिलती है राजस्थान में 80 से 100 जो सेंटीमीटर है वो वर्षा देखने को मिलती है। क्यों भाई, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी देखने को मिलता है और यहाँ पर मैंने जो प्रभाव बताया था ना वो यहीं पर देखने को मिलता है। चंबल नदी का बहावी क्षेत्र है और ऊपर खाबड़ स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। तो आपको पता है भाई जो चंबल नदी है उसकी विशेषता यह है कि वो घाटियों का निर्माण करती हुई चलती है। तो चंबल नदी है उसके विस्तार यहीं पर भी देखने को मिलता है। भौगोलिक महत्व की बात करें तो काली मिट्टी देखने को मिलती है जो किसका निर्माण करती है, कपास, सोयाबीन व अफीम जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो जो राजस्थान में सबसे ज्यादा कपास, सोयाबीन और अफीम जैसी जो नकदी फसलें हैं उसके उत्पादन कहीं पर होता है, राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में मुख्यतः देखने को मिलता है। क्यों, पानी की उपलब्धता अच्छी है, काली मिट्टी है, काफी उपजाऊ मिट्टी भी है। सबसे ज्यादा जो जल विद्युत आपके सामने परियोजनाएं भी इसी भूभाग में देखने को मिलती हैं, जिसमें चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जोहार सागर बांध व कोटा बैराज जैसे बांध हैं, वो जलवायु जो जल विद्युत और सिंचाई परियोजना प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो राजस्थान में जो चंबल नदी है उस पर अलग अलग प्रकार के जो बांध बने हैं, जिसमें गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर बांध है, जोहार सागर व कोटा बैराज जैसे आपके सामने कुछ जलवायु जो जल विद्युत परियोजनाएं भी यहीं पर चलते हैं।
खनिज की बात करें, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जैसे भवन निर्माण में देखने को मिलता है। तो कोटा का आपको पता है, कोटा का जो स्टोन है वो काफी फेमस है, तो यही वहां पे चूना पत्थर भी देखने को मिलता है, बलुआ पत्थर भी आपके सामने देखने को मिलता है। औद्योगिक विकास की बात करें तो आपको पता है भाई, जहां पर चूना मिलेगा वहां पर आपके सामने सीमेंट उद्योग लिखना लगभग निश्चित होता है। तो सीमेंट वो अन्य जो खनिज निकलते हैं जो पत्थर से वगैरह से संबंधित, उसके उद्योग यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित हुए हैं। तो ये थे आपके सामने राजस्थान के कुछ प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। ये यूनिट फर्स्ट के मैंने कंप्लीट आपके सामने रिवीजन करा दिया, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा पूरे वीडियो को, पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जिसमें चंबल, माही व इंदिरा गांधी नहर परियोजना आती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से जरूर से डाउनलोड कर लेना। चलो तो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। राजस्थान आपके सामने एक जल अभाव वाला क्षेत्र है, जहां पे कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। तो हम सबको पता है राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। समझ में आ गया? पूरे भारत में बात करें तो सबसे ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे कम वर्षा होती है, जहाँ पे जल है वो मुख्यतः सबसे कम पाया जाता है, वर्षा होती नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में तो नदियां भी नहीं बहती हैं, तो जल का काफी अभाव देखने को मिलता है। हमारी कृषि है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की कृषि लगभग आपके सामने मानसून पर निर्भर करती है। तो राजस्थान की कृषि भी आपको पता है लगभग मानसून पर ही निर्भर करती है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जिसमें नदियों से आने वाला पानी है वो समुद्र में न जाए, उनको रोककर क्या कर दिया जाता है, उस पर बांध बनाए जाते हैं और उससे नहरों के माध्यम से, है ना, खुली आपके सामने अलग जल विद्युत योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे सिंचाई का कार्य किया जाता है ताकि कृषि को व्यापक स्तर पे हो सके। इसके लिए कृषि विकास, जल की उपलब्धता हर व्यक्ति को मिल सके। जैसे आपके सामने जो बिसलपुर बांध है, जिसका मुख्य उपयोग है आपके सामने जो जयपुर का जो क्षेत्र है उसको पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं चलती हैं जो जल उपलब्धता व कृषि की जो विकास के लिए उपयोग में आती हैं। साथ के साथ जो ये परियोजनाएं होती हैं वो समग्र अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, जिसमें कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं। चंबल, माही व इंदिरा गांधी जो नहर परियोजनाएं हैं वो इन परियोजनाओं का मुख्य भाग है, और इसको राजस्थान की जीवन रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है इन सब परियोजनाओं को। तो शुरुआत करते हैं अपन पहली परियोजना से, जो है चंबल घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है? चंबल घाटी परियोजना है, वो सबसे प्रमुख परियोजनाओं में से एक परियोजना है। अच्छे से समझे। सबसे पहले बात करें अपन राजस्थान व मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं। चंबल घाटी जो परियोजना है वो कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आपको जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आपको पता है भाई, जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में घुसती है। तो राजस्थान व मध्य प्रदेश ने संधि करके आपके सामने इस परियोजना का निर्माण किया है, और ये कहां पर है? तो आपको पता है चंबल घाटी परियोजना है तो चंबल नदी पर ही होगी। भौगोलिक महत्व की बात करें भाई, इसका भौगोलिक रूप से क्या महत्व है? बहुउद्देश्य परियोजनाएं, मतलब अलग अलग इसके उद्देश्य हैं, जिसमें से सिंचाई के काम आती है और जल विद्युत उत्पादन के काम आती है। तो एक तो सिंचाई के लिए, लोगों के जो कृषि के उत्पादन के लिए काम आती है, और जल विद्युत उत्पादन मतलब जल से आपके सामने पानी से विद्युत के निर्माण में भी कार्य आती है, काम आती है। बाढ़ नियंत्रण करना, मतलब भाई चंबल नदी आपके सामने, कोई भी नदी होती है जब मानसूनी क्षेत्र आता है तो उसमें पानी का बहाव बढ़ जाता है। इसमें जो उसके जो निचले क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, आपके सामने बाढ़ देखने को मिलती है। तो बांध बनाने से यही होता है कि पानी क्या है, आप अपने हिसाब से व्यवस्थित तरीके से पानी को छोड़ सकते हो। तो इससे बाढ़ का नियंत्रण भी देखने को मिलता है और मृदा संरक्षण जैसे उद्देश्यों की भी पूर्ति करती है। साथ के साथ क्या आता है भाई, बाढ़ के साथ मिट्टी का बहाव देखने को मिलता है, या फिर आपके सामने जो नई मिट्टी है, मृदा संरक्षण का भी इसमें काम होता है। तो इसके सिर्फ एक ही काम नहीं है जो चंबल घाटी परियोजना के, इसके कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें सिंचाई, जल विद्युत योजना, उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण व मृदा संरक्षण जैसे कुछ बहु उद्देश्यों को पूर्ति करने का कार्य करती है।
सिंचाई की बात करें आपके सामने, राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा और सवाई माधोपुर जैसे जिले में, तो कौन से क्षेत्र में इसका मुख्यतः प्रभाव देखने को मिलता है? अच्छे से याद कर लेना, कोटा, बूंदी, बारा व सवाई माधोपुर जिलों में इसका सबसे ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा व सवाई माधोपुर। अच्छे से इन नामों को याद कर लो, इन क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। इन सब जिलों में लाखों हेक्टेयर की जो सिंचाई होती है उसको प्रदान करने का कार्य करती है। सब इन सारे क्षेत्रों में सिंचाई जो क्षेत्र है वहां पर करने का कार्य करती है, जिसमें गेहूं, सरसों, चना जैसी जो फसलें होती हैं उसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो इसके साथ क्या क्या देखने को मिलता है? गेहूं हो गई, सरसों हो गया, चना हो गया, जैसी जो फसलें होती हैं इसका उत्पादन है वो आपके सामने क्या होता है? इसका उत्पादन वो बढ़ाने का कार्य करती है। समझ में आ गया? क्योंकि पानी मिलता है तो नकदी फसलें मुख्यतः आराम से पानी से होती है, तो यहाँ पर इन सब फसलों का उत्पादन होता है। कौन कौन सी आपके सामने यहाँ पर मुख्यतः जो बांध देखने को मिलते हैं? तो गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, सबसे बड़ा बांध भी है इस परियोजना का। राणा प्रताप सागर बांध, ज्वार सागर बांध और कोट बैराज जैसे राजस्थान के बांध देखने को मिलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में आपके सामने राणा प्रताप सागर बांध और ज्वार सागर बांध है, वो भी चंबल नदी के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। अच्छे से याद कर लेना, कंपटीशन के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और ज्वार सागर बांध कौन सी नदी पर देखने को मिलते हैं। साथ के साथ इसी नदी के लिए कोटा जो क्षेत्र है उसको शहरी क्षेत्र को पानी को उपलब्धता करवाने के लिए कोटा बैराज भी बनाया गया है। जो ये बांध क्या करते हैं आपके सामने? बांधों से जल विद्युत संयंत्र और राज्यों को सस्ती बिजली प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है आपके सामने? जो राज्य होते हैं उनको सस्ती बिजली भी प्रदान होती है और आपके सामने जो बांध होते हैं उससे जल विद्युत संयंत्र होते हैं उनका भी निर्माण होता है आपके सामने। अगले वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें भूमि कटाव नियंत्रण। साथ ही साथ इसका क्या काम होता है? यह भूमि के कटाव को रोकने का भी कार्य करती है। चंबल नदी द्वारा निर्मित गहरे गड्ढे बीहड़ को कम करने के लिए वह कृषि योग्य भूमि को बचाने में भी मदद करती है। तो चंबल नदी क्या करती है? चंबल नदी के द्वारा जो गहरे गहरे जो गड्ढे होते हैं, आपको पता है चंबल नदी अब ब्रंश घाटियां निर्माण करने के लिए प्रमुखता जानी जाती है। तो उससे क्या जो बीहड़ का निर्माण होता है, और बीहड़ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या हो सकती है? कृषि की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं हो सकती, आप कृषि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो उस क्षेत्र को, बीहड़ वाला क्षेत्र है, उसको क्या किया जाता है? उस नदी को आप बांध के माध्यम से रोकते हो, पानी को रोकते हो, तो वो बीहड़ का निर्माण कम करती है और उसी पानी को आप कृषि के लिए उपयोग में ले सकते हो। तो ये क्या करती है? कृषि के उपयोग योग्य जमीन को भी निर्माण करने का कार्य करती है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, औद्योगिक विकास। सिंचाई और बिजली की उपलब्धता से संबंधित क्षेत्रों में कृषि आधारित व अन्य उद्योगों का भी विकास को बढ़ावा मिलता है। साथ साथ क्या होता है? सिंचाई व बिजली की उपलब्धता, मतलब आराम से सिंचाई हो सकती है, आराम से आप बिजली की उपलब्धता हो सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या की जा सकती है? कृषि आधारित जो अन्य उद्योग हैं उसका भी विकास देखने को मिलता है। जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनको भी मुख्यतः इनमें विकास होता है इससे। तो ये थी आपके सामने जो मुख्यतः चंबल घाटी परियोजना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें आपके सामने जो एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। काम क्या आती है? जल विद्युत सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए और बाढ़ नियंत्रण का इसका मुख्यतः काम है। कौन से क्षेत्रों में फैली हुई है? कोटा, बूंदी, बारा व सवाई माधोपुर जो जिले हैं वहां पे इसका फैलाव देखने को मिलता है। बांध की बात करें चंबल नदी परियोजना पर, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ज्वार सागर बांध व कोटा बैराज जैसे आपके सामने प्रमुख बांध है वो देखने को मिलते हैं। इसका महत्व क्या है? आपके सामने जो चंबल नदी की विशेषता है कि वो बीहड़ का निर्माण करती है, उन बीहड़ को आपके सामने रोककर कृषि का बढ़ावा देने में मदद करती है। समझ में आ गया आपके सामने? अब अगली जो सबसे मुख्य परियोजना है राजस्थान की, माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना है, उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो माही नदी के ऊपर बनी हुई है। तो आपको पता है भाई माही नदी है, उसकी विशेषता यही है कि वो 2 बार कर्क रेखा को काटती है, पूरे भारत की एकमात्र ऐसी नदी है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो माही परियोजना कौन से 2 क्षेत्रों की, 2 राज्यों की है? राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जहां पर माही नदी पर बांसवाड़ा जिले पर बनी, और ये परियोजना कहां पर बनी हुई है? बांसवाड़ा जिले में ये परियोजना बनी हुई है। तो अच्छे से याद करो, राजस्थान व गुजरात की परियोजना है और कहां पर? बांसवाड़ा जिले में ये देखने को मिलती है।
इसके भौगोलिक महत्व की बात करें, आदिवासी क्षेत्र में इसका विकास देखने को मिलता है। क्यों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर आपके सामने, पाली, ये वाला क्षेत्र आपके सामने, कुछ भाग आपके सामने चित्तौड़गढ़ का भी आ जाता है। ये आपके सामने मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र है, जहां पे मुख्यतः आदिवासी लोग हैं वो पाए जाते हैं। वे विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। माही नदी को क्या डूंगरपुर व बांसवाड़ा की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये माही नदी जहां से बहती है वहां से आपके सामने काफी ज्यादा वन संपदा का निर्माण करती है, खनिज वहां से निकलते हैं, साथ के साथ कृषि भी भाई नदी निकलती है तो अपने साथ जनजीवन का निर्माण करती है, उद्योग उससे निर्मित होते हैं और वहां से लोग कृषि भी करते हैं। इसीलिए डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां विकास की पहुंच अभी भी नहीं पहुंच पाई है, उस क्षेत्र में माही नदी है उनके जीवन यापन के लिए क्या करती है? जीवन रेखा का काम करती है। इसमें से उन क्षेत्रों में कृषि विकास व गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस क्षेत्र में कृषि का निर्माण करने में और गरीबी को हटाने में और जो विकास करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। तो इन जो क्षेत्र हैं इसमें भाई कृषि का विकास भी माही नदी की वजह से हुआ है। भाई नदी निकलती है तो क्या होता है, नदी की वजह से बहुत ज्यादा लोग उसके किनारे बसते हैं, अब पानी की उपलब्धता होती है तो कृषि का भी निर्माण होता है। साथ के साथ क्या है, विकास परियोजनाएं, भाई कृषि अच्छी होगी तो कृषि से संबंधित वहां पे उद्योग भी देखने को मिलते हैं और उससे उद्योगों से पैसा आता है तो पैसे से गरीबी भी जाती है। सिंचाई की बात करें, सिंचाई की लाखों हेक्टेयर भूमि व सिंचाई सुविधा प्रदान करते हैं। तो माही जो बजाज सागर परियोजना है इससे क्या होती है, आपके सामने लाखों वर्ग किलोमीटर में हेक्टेयर भूमि में आपके सामने सिंचाई करने का कार्य करती है, जिसमें मक्का, चावल, गेहूं जैसी फसलों का उत्पादन संभव हो पाता है। और इसी कारण क्या हो पाता है, आपके सामने मक्का हो गया, चावल हो गया और गेहूं जैसी जो फसलें हैं, जो कैश नकदी फसलें हैं, उसका यहाँ पर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, नकदी फसलों का उत्पादन होता है। इसके कारण समझ में आ गया। नदी कान जो वहाँ वाला क्षेत्र है, जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे मक्का पाया जाता है, आपको पता है, चावल और गेहूं जैसी फसलों का भी उत्पादन होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, जल विद्युत। माही बजाज सागर बांध पर जल विद्युत इकाइयां स्थापित हैं जो स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में मदद करती हैं। तो माही बजाज सागर बांध है, यहाँ पे जल विद्युत इकाइयां स्थापित की गई। मतलब जो माही बजाज सागर बांध है यहाँ पे जल से क्या किया जाता है, विद्युत इकाइयां भी बनाई जाती है। मतलब जो विद्युत है, बिजली है, उसके निर्माण में भी मदद मिलती है, जहां पर क्या होता है, स्थानीय स्तर पे बिजली की आपूर्ति में मदद मिलती है। और इससे क्या होता है, स्थानीय स्तर पे जो बिजली है उसका भी उत्पादन देखने को मिलता है। आपको समझ में आ गया। तो जल विद्युत परियोजना के रूप में भी है, सिर्फ आपके सामने इसका कार्य सिंचाई परियोजना ही नहीं है, जल विद्युत का निर्माण करने में भी मदद करती है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, यह परियोजना उस क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी इलाके में पेयजल उपलब्ध कराने में भी सहायक है। अगर इस परियोजना को अपन विस्तृत रूप से बात करें तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बांध के माध्यम से पानी को रोककर अलग अलग जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो शहरी क्षेत्र है वहां पर और उनका सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी पानी की उपलब्धता कराई जाती है। अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, सामाजिक व आर्थिक उत्थान। इससे आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो आपको पता है भाई माही परियोजना है, एक तो यहाँ पर क्या आपके सामने जो बिजली की उत्पादकता होती है, तो बिजली घर घर तक पहुंच, बिजली की जो उपलब्धता देखने को मिलती है क्षेत्र में, तो बिजली होती है तो आपको पता भाई विकास वैसे भी होता है। दूसरी बात है, इसी नदी के वजह से क्या है, इस परियोजना की वजह से कृषि है उसमें बढ़ावा देखने को मिला और कृषि आधारित उद्योगों का भी निर्माण होना शुरू हुआ इसके वजह से। तो इससे क्या हुआ, जहाँ वहाँ के आदिवासी लोग हैं उनको अब सिर्फ वनों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता है, अब वो क्या कर सकते हैं, उद्योगों में भी अपना योगदान दे सकते हैं और उद्योगों के माध्यम से पैसा आता है तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिला है, जिससे पलायन कम हुआ। जैसे आदिवासी क्षेत्र है, वो आदिवासी लोग हैं वो शहरी क्षेत्र की तरफ कम जाकर अपने गाँव में ही क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसलिए स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको भी काफी ज्यादा मदद मिली है इस परियोजना के माध्यम से। अब बढ़ेंगे इसे पर्सन के जो अंतिम पॉइंट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है। तो आपके सामने इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है
वो सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है। किस नदी पे बनी हुई है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर किसका निर्माण किया जाता है? हरिके बैराज का निर्माण किया जाता है और वहां से इसका जो इंदिरा गांधी नहर है उसका विस्तार देखने को मिलता है, वहां से इसका उद्गम स्थल है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अच्छे से याद करो, सतलज व व्यास नदी है उसका जो आपके सामने संगम है जहां पर ये दोनों मिलती हैं दोनों नदियां, वहीं से आपकी किस जो हरिके बैराज है उसका निर्माण किया गया है और उसी बैराज से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। मतलब एक बांध टाइप बना दिया गया है, वहां से एक नहर का निर्माण किया है। यह पश्चिमी राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों से होकर गुजरती है। मतलब राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता बिल्कुल न्यून थी, उस क्षेत्र में आपके सामने इस जो परियोजना है उसको चलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी है उसकी उपलब्धता देखने को मिले आपके सामने। इसके भौगोलिक महत्व की बात करें, इसका क्या क्या महत्व आपके सामने, कैसे कैसे इस परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान की जो दशा है वो दिशा बदलने का काम किया है। पहला है मरुस्थलीकरण का मुकाबला। ये पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल को हरा भरा करने और मरुस्थलीकरण को प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है भाई, जिस क्षेत्र में पहले बीकानेर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर जो बीकानेर का क्षेत्र है, गंगानगर का क्षेत्र है आपके सामने, जहां पर बिल्कुल भी ये सोच नहीं सकते थे लोग कि अपन कृषि कर सकते हैं, खास करके तो बीकानेर वाले क्षेत्र में आज वहां पर बहुत अच्छी कृषि देखने को मिलती है इस नहर के वजह से। तो यही है जो पश्चिमी राजस्थान के जो थार का क्षेत्र है, अब वहां पर कृषि होने लगी है, थोड़ा बहुत वहां पर अब जो पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, हरा भरा हो रहा है जो आपके सामने मरुस्थल, तो उसका जो मरुस्थलीकरण था रेगिस्तान के और फैलाव को रोकने का इसने बहुत अच्छे से कार्य किया है। सिंचाई और कृषि क्रांति, तो इसने क्या किया है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर और चूरू जैसे जो मरुस्थलीय क्षेत्र थे वहां पे लाखों हेक्टेयर की भूमि को संचित किया है। तो इसने क्या किया है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जैसा क्षेत्र था और चूरू जैसा जो क्षेत्र था वहां पे जो मरुस्थलीय जिले थे वहां पे लाखों हेक्टेयर की जो जमीन है उसको इसने कृषि योग्य बनाने में सहायता दी है। तो इसका फैलाव भी समझ लो आपके सामने इन क्षेत्रों में पाया जाता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। इसमें अगर अपन गंगानगर और हनुमानगढ़ को छोड़ दें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है और यहाँ पर जो मानसूनी वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है। इस वजह से इस क्षेत्र में क्या होता है, आपके सामने कृषि बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आपके सामने जो इंदिरा गांधी नहर आई और इसने लाखों हेक्टेयर जमीन है उसको कृषि योग्य बनाने का कार्य किया और साथ साथ चूरू का भी कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में कृषि पैटर्न को बदल दिया। तो पहले जैसे सिर्फ लोग जो इन क्षेत्रों में बाजरा मुख्यतः बाते थे, है ना, जीरा हो जाता था, तो शुष्क फसलें हैं वो मुख्यतः देखने को मिलती हैं। लेकिन अब पानी की उपलब्धता के कारण इसी क्षेत्र में लोग गेहूं, सरसों, कपास और दलहन जैसी फसलों का भी उत्पादन अब संभव हो पाया। भाई जमीन तो उपजाऊ कम या ज्यादा है, वो तो आप उर्वरकों के माध्यम से भी थोड़ा बहुत नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन पानी की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। और जो आपके सामने इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पानी की उपलब्धता कराई, इस कारण लोग अब बाजरा हो गया आपके सामने, जीरा, आपके जो छोटी छोटी जो शुष्क फसलें होती हैं उसकी बजाय गेहूं, कपास, सरसों और दलहन जैसी फसलें हैं जहां पे ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, उन फसलों को उगाने के बारे में भी सोचने लगे हैं। जो जहां पर पहले क्या क्या होता था, केवल बाजरा होता था, अब वहां पर लोग इन प्रकार की फसलों के बारे में भी सोचते हैं। पेयजल आपूर्ति की बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल की गंभीर कमी को पूरा करती है। साथ साथ ये क्या करती है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है वहां पर जो पेयजल है वो उसकी भी बहुत सीमित मात्रा में पेयजल देखने को मिलता है, उसकी जो कमी है उसको भी पूरा करने का ये कार्य करती है। साथ के साथ लाखों लोगों को पशुधन में भी सहायता मिलती है। तो आपको पता है भाई मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर जो पेयजल है जो मुख्यतः पहले वर्षा का जो पानी होता था उसके माध्यम से जो कोई टाके का निर्माण कर लिया आपके सामने, घर में जो कुंड बनाकर आपके सामने उसमें पानी से लोग पानी पीते थे। आज के समय अपन बात करें तो यहाँ पर लोग अब इस नदी के जो इस नहर के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है, तो पेयजल की समस्या भी कमी हुई है और लोग अब क्या करते हैं, पशुधन भी रखते हैं, जिससे पशुधन रखना भी आसान हो गया है।
अगला क्या है, जनसंख्या और बसावट। पानी की उपलब्धता से इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी की उपलब्धता होती है, तो इस कारण क्या है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है वो भी बसनी शुरू हो गई है और नई बस्तियों का भी निर्माण हुआ। तो अलग अलग प्रकार की जो बस्तियां हैं उसका भी निर्माण इसी से हुआ है। तो पानी की उपलब्धता है, उससे जो जनसंख्या भी बढ़ी है और अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने जो बस्तियां हैं उसका भी विकास हुआ है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, जैव विविधता में वृद्धि। नहर के आसपास वनस्पति का विकास होना व जैव विविधता की वृद्धि हुई, जो अन्य जीवों को आश्रय मिला है। तो इससे क्या, जो नहर है उसका जो आसपास का जो वनस्पति है उसमें विकास देखने को मिलता है और जो जैव विविधता भी देखने को मिलती है। मतलब जो नहर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपके सामने पेड़ पौधे काफी देखने को मिलते हैं। इससे क्या, अलग जो जैव विविधता है वो काफी ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और जो वन्य जीव है उसका भी आश्रय मिला है, उनको भी पानी की उपलब्धता के कारण अब वो भी, उनका भी जीवन यापन अच्छा हो गया है। पलायन पर नियंत्रण। कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों और विकास के ग्रामीण कारण आपके सामने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पलायन रुका है। तो जो कृषि हो गया और आपके सामने जो अन्य जो आर्थिक गतिविधियां भी फैलने लगी, भाई उद्योगों का भी निर्माण होता है। पानी आता है तो पानी से सिर्फ कृषि नहीं होती है, उद्योगों का भी निर्माण होता है। तो यही है, कृषि व अन्य जो आर्थिक गतिविधियों के विकास के कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में क्या, धीरे धीरे पलायन भी कम होता जा रहा है। अगले वाला पॉइंट है सीमा सुरक्षा। नहर सीमावर्ती क्षेत्रों में जल बाधा के रूप में भी कार्य करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, आपके सामने जो सीमावर्ती क्षेत्रों में आपके सामने जो सीमा सुरक्षा करने का भी कार्य करती है अपने क्षेत्र में। तो आपके सामने ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से समझ लो प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। चंबल, माही व इंदिरा गांधी नहर परियोजना में से एक आध प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। तीनों के तीनों प्रश्नों को मैंने अच्छे से रिवाइज करा दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उसका जो अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन कीजिए और उसके ऊपर विस्तृत रूप से टिप्पणी कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने, तो इसके ऊपर अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथ साथ आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना आपको। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अन्य वीडियो की सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर देखने को मिलेंगे आपको। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद इसकी विविध भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियों के कारण जनसंख्या वितरण व घनत्व का अत्यधिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। साथ के साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो भौगोलिक जो स्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं, वो साथ के साथ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जलवायु परिस्थितियों के कारण जनसंख्या वितरण व घनत्व में अलग अलग प्रकार की आपके सामने विविधताएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें अपन, तो आप पश्चिमी क्षेत्र में जाते हो तो वहां पर आपको शुष्क क्षेत्र देखने को मिलता है, वहीं दक्षिणी क्षेत्र में जाओगे तो आपके सामने बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, इतना ज्यादा मानसूनी समय में। अगर आप जो अजमेर वाला क्षेत्र है यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है और उसके थोड़े से दूर जाते हो आप पूर्वी क्षेत्र में तो वहां पर मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो राजस्थान एक विविधताओं से पूर्ण भरपूर भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जलवायु परिस्थितियां भी इसी प्रकार की कुछ आपके सामने है, इसी प्रकार के आपके सामने जलवायु परिस्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यह असमान प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक कारकों और जो आर्थिक विकास के पैटर्न का सीधा संबंध है। तो इसी कारण क्या है भाई, अलग अलग प्रकार की जो अगर भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो इसी कारण प्राकृतिक संसाधन है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है और आर्थिक विकास में भी विविधताएं देखने को मिलती हैं। पहला पॉइंट है जनसंख्या वितरण, जो वितरण की विशेषताएं, जो जनसंख्या का जो आपके सामने वितरण है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके ऊपर आप विस्तार रूप से अपन पढ़ने वाले हैं। पहला है पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेश है, राज्य में लगभग आपके सामने 61% का क्षेत्रफल फैला हुआ है। यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के में अत्यंत शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। तो भूगोलिक क्या कारण होते हैं, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें से आपके सामने 61% क्षेत्र तो किसका है, मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है।
यहाँ पे आपके सामने अत्यंत शुष्क जलवायु, रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है और यहाँ पर पानी की जो सबसे ज्यादा गंभीर कमी भी देखने को मिलती है। इसलिए क्या आपके सामने पानी नहीं है, उच्च तापमान देखने को मिलता है, मानसूनी वर्षा भी कम होती है, कृषि भी नहीं होती है और आपके सामने जो विषम जलवायु परिस्थितियां देखने को मिलती है। इस कारण क्या है, यहाँ पर आपको इस वाले क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो सबसे कम जनसंख्या इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और आपके सामने जोधपुर जैसे क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे कम आपके सामने प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 100 लोग सबसे कम प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मतलब 100 से भी कम लोग हैं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कि सबसे कम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला पॉइंट है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। यह भी पहाड़ी व वन क्षेत्र होने के कारण मध्यम और कम घनत्व वाला क्षेत्र है। तो भाई अरावली क्षेत्र है, देखो ये ऐसा क्षेत्र है जब पानी की उपलब्धता तो आसानी से मिल जाती है आपके सामने, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में समस्या किसकी होती है, बसावटी जो क्षेत्र होता है वो कम देखने को मिलता है, बसावट है वो आसानी से नहीं हो सकती है, पहाड़ देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं आपके सामने। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है आपके सामने जो घनत्व है, जो विकास है, जो उद्योगों का निर्माण, इतने उद्योग है वो इतने ज्यादा नहीं हो सकते हैं, कृषि तो अच्छे से हो सकते हैं लेकिन उद्योग इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये क्या कैसा क्षेत्र होता है, यहाँ पे घाटिया व उपजाऊ हिस्से के कारण जनसंख्या जो घनत्व है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिलता है, खास करके अजमेर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर। फिर आपके सामने बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र पूर्वी मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर ये क्षेत्र जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर व दौसा जैसे क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे नदियों द्वारा क्या है लाया गया, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है वो देखने को मिलती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और बेहतर सिंचाई परियोजनाओं के कारण क्या होता है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। तो अलवर, भरतपुर और जो दौसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या अलग जो नदियां हैं उनके द्वारा क्या किया गया, अलग अलग प्रकार की जो जलोढ़ मिट्टी है वो लाकर यहाँ पर छोड़ी गई है। तो इस जो मिट्टियों के द्वारा, मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी आपको सबसे पता है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जिस कारण क्या होता है आपके सामने उपजाऊपन के कारण आसानी से क्या होती है, कृषि हो सकती है, बहुत अच्छी कृषि देखने को मिलती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और सिंचाई परियोजनाएं भी यहाँ पर काफी चलती हैं, जिसके कारण क्या है ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है। कृषि आधारित उद्योग भी देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा विकास भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसी क्षेत्र में आपको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था व शहरीकरण भी अधिक देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, अरुति क्षेत्र। यह क्षेत्र भी काली उपजाऊ मिट्टी और चंबल नदी के कारण उपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाला क्षेत्र रखता है। आपके सामने जैसे झालावाड़, कोटा हो गया, आपके सामने चित्तौड़गढ़ ये वाला क्षेत्र, आप उदयपुर हो गया, ये वाला वो क्षेत्र है जहां पर आपको मुख्यतः काली मिट्टी देखने को मिलती है और आपके सामने नदियां भी काफी ज्यादा हैं, जैसे चंबल नदी, माही नदी, ये सब नदियां आपको इस सब क्षेत्रों से, लगभग बनास नदी है वो इन सब क्षेत्रों से बहती है। और इससे क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है, पानी आपको नदियों के द्वारा उपलब्ध हो रहा है। तो इस कारण क्या हो सकता है आपके सामने जो जनसंख्या घनत्व है उपेक्षाकृत सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा बात करें तो कोटा और बूंदी के आसपास जो क्षेत्र है, कोटा आपको पता है भाई सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है कोटे में, कोटा के अंदर जहाँ पे कोचिंग वगैरह भी देखने को मिलती हैं, जो कोटा स्टोन निकलता है उसके वजह से, खनन की वजह से भी कोटा में काफी ज्यादा उद्योग पनपते हैं। तो सबसे ज्यादा कोटा व बूंदी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगले वाला पॉइंट है जल की उपलब्धता। जनसंख्या वितरण के में जल की उपलब्धता एक निर्णायक कारक होता है। तो जनसंख्या जो वितरण होती है, मतलब जनसंख्या जो अलग अलग प्रकार की जो जनसंख्या देखने को मिलती है, इसमें आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है आपके सामने जल। जहां पर जल होता है वहीं पे जीवन होता है। आपको पता है भैया, आपने बचपन से सुना होगा जल ही जीवन है। तो पुराने समय में जितनी भी सभ्यताओं का निर्माण हुआ वो कहां पे हुआ, नदियों के किनारे। क्यों, नदियों से पानी मिल गया और पानी से कृषि हो गई या वन संपदा मिलती थी, तो लोग शिकार करके वहां पे अपना जीवन यापन करते थे। तो यही कारण है जनसंख्या जहां पे जल होता है वहीं पर जनसंख्या देखने को मिलती है।
जहां 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 पर सिंचाई परियोजना जैसे इंदिरा गांधी नहर योजना, चंबल परियोजना उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन है। मतलब जहां पर पानी है, जहां पर क्या तो नदियां बहती हैं या फिर नदियों से संबंधित अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, वहां पर क्या होता है आपके सामने, वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपके सामने देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र में कृषि विकास के कारण जनसंख्या और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। तो जहां जहां पे इंदिरा गांधी जो नहर है वो बहती है और उसका पानी पहुंचता है, जहां पे उसके कारण कृषि देखने को मिलती है, वहीं पर उसी क्षेत्र में जैसलमेर और बीकानेर का जहां पर कृषि जो इंदिरा गांधी नहर की वजह से बढ़ी है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी देखने को मिला है, वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है। पहले उसी क्षेत्र में बिल्कुल भी लोग नहीं रहते थे, अब धीरे धीरे लोग वहां पर रहना बसना पसंद करने लगे हैं। अगले वाला पॉइंट है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता और उर्वरकता। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जैसे पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठारों में जो गहन कृषि संभव है। तो आपको पता भाई जहां पर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, खास करके पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं, जो अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये वाला ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या आपके सामने जो उपजाऊ मिट्टी है, आड़ोती क्षेत्र हो चाहे बूंदी वाला कोटा वाला, झालावाड़, ऐसा वाला क्षेत्र है जहां पर क्या उपजाऊ मिट्टी है, इस कारण क्या है वहां पे कृषि अच्छी देखने को मिलती है, अच्छी मात्रा में कृषि होती है और लोग काफी मात्रा में कृषि से पैसा कमाते हैं, जो बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकती है। और इससे क्या होता है आपके सामने बहुत बड़ी आबादी है, वो क्या कर सकती है आपके सामने अपना जो खान पान है और उससे जो भरण पोषण है वो भी होता है। इसके विपरीत रेतीले जो मरुस्थल है उसमें कृषि की कुछ सीमित संभावनाएं हैं। और अगर इसके विपरीत बात करें अपने जो रेतीले मरुस्थल है उसमें जो कृषि है उसकी संभावनाएं कितनी देखने को मिलती हैं, सीमित संभावनाएं देखने को मिलती हैं, जो कृषि है वो सीमित मात्रा में देखने को मिलती है। इससे क्या कम जनसंख्या को आकर्षित होती है, इस कारण यहाँ पे क्या इस वाले क्षेत्र में जनसंख्या है वो भी कम से कम देखने को मिलती है, सबसे कम जनसंख्या इस क्षेत्र में देखने को मिलती है आपके सामने। अगले वाले पॉइंट की बात करें औद्योगिकरण और शहरीकरण। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर जैसे जो प्रमुख शहरी केंद्र हैं, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। तो आपके सामने जो शहर होते हैं भाई, जयपुर हो गया, जोधपुर, कोटा और अजमेर जैसे क्षेत्र हैं, यहाँ पे शहर और उद्योगों के निर्माण से क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, जनसंख्या में बहुत जो बढ़ावा देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता भाई जहां पे शहर होते हैं वहां पे विकास होता है, वहां पे विकास की परियोजनाएं चलती रहती हैं, वहां पे उद्योग देखने को मिलते हैं, तो इससे क्या लोगों को रोजगार मिल जाता है, और जो रोजगार मिलता है तो वहां पे बेहतर सुविधाएं भी मिलती हैं। इससे लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं, पलायन भी करते रहते हैं। अगले वाला पॉइंट है ऐतिहासिक व सामाजिक कारण। ऐतिहासिक रूप से जल स्रोतों और व्यापारिक मार्गों के पास बस्तियों का निर्माण हुआ है। अगर अपन प्राचीन समय से देखें तो जहां पे जल स्रोत पाए जाते हैं वहां पर क्या होते हैं, व्यापार के मार्ग भी देखने को मिलते हैं, और वहां पे बस्तियां हैं, जो व्यापार की जो बस्तियां हैं उसका भी निर्माण देखने को मिलता है। जनजातीय समुदाय भी अपने पारंपरिक निवास स्थलों के आसपास केंद्रित होने लगे हैं, और इससे क्या जहाँ पर पानी की उपलब्धता हुई है, इसके कारण क्या है जो पुराने निवास स्थलों पर भी लोग रहना शुरू कर दिए हैं। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, 2011 की जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या घनत्व है इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपन। राजस्थान में कितनी देखने को मिलती है। औसत घनत्व, राजस्थान का औसत घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब राजस्थान में अगर सारे राजस्थान के जितने भी जिले उनका औसत निकाला जाए तो लगभग आपके सामने 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। और जो कितना है पूरे भारत में अगर औसत की बात करें उससे भी कम लोग राजस्थान में रहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय औसत से भी हमारा औसत अभी कम है। सबसे ज्यादा घनत्व आपको जयपुर में देखने को मिलता है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 595 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। भरतपुर में आपके सामने 503 लोग व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अलवर और दौसा में आपके सामने 438 और 476 लोग दौसा में रहते हैं। तो आपको ये पता चल रहा है ना इस चीज से कि जहाँ पे पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे अच्छी कृषि के योग्य जमीन है, वहां पर ज्यादा आपके सामने लोग रहते हैं। समझ में आ गया। अब देखना आप कम लोग कहां पर रहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पे 17 लोग मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में। कहा आपके सामने जयपुर में लगभग 600 के आसपास लोग रहते हैं किलोमीटर में, वहीं आपके सामने जैसलमेर में मात्र 17 लोग रहते हैं। तो देख लो कितना ज्यादा फर्क आपने
आपके सामने लगभग 3.5 गुना के आसपास फर्क देखने को मिल रहा है। बीकानेर में आपके सामने 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और बाड़मेर में लगभग 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यह आपके सामने कुल जो औसत घनत्व है उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में औसत 200 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जयपुर में 595, भरतपुर में 503, अलवर में 438 और दौसा में 476 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। निष्कर्ष की बात करें, राजस्थान में जनसंख्या का असमान वितरण राज्य में भूगोल, संसाधन व विकासात्मक जो प्रतिमान होते हैं उसका सीधा प्रतिबिंब है। मतलब राजस्थान में जो जनसंख्या है उसका जो असमान जो वितरण देखने को मिलता है, असमान रूप से लोग रहते हैं। इससे क्या राज्य के जो भूगोल व संसाधन है उसमें साफ साफ उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देता है कि जहां पर ज्यादा विकास है वहीं पे सबसे ज्यादा लोग बसते हैं। यही असमान क्षेत्रीय नियोजन और शहरी विकास की नीतियों के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। और इसी कारण क्या होता है भाई, आप सभी क्षेत्र के लिए समान परियोजनाओं का निर्माण नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चुनौतियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। एक और शहरी और उपजाऊ क्षेत्र में अत्यधिक दबाव है जनसंख्या का, दूसरी ओर विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र में मानव संसाधन भी वंचित है। मतलब एक तरफ जो बहुत ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं शहरी क्षेत्र में, दूसरी ओर अगर अपन बढ़ते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में वहां पर संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। प्रभावित क्षेत्र योजनाएं, जल प्रबंधन व संतुलित औद्योगिकरण ही असमानता को कम करने का सहायक हो सकते हैं। मतलब सही से आप योजनाओं को लागू किया जाए, जल परियोजनाएं चलाई जाएं, संतुलित रूप से उद्योगों का निर्माण किया जाए। भाई आपके सामने मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पे भी थोड़े बहुत उद्योगों का निर्माण किया जाए, आपके शहरी क्षेत्रों में भी उद्योगों का निर्माण किया जाए। अच्छे से नीति आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, हर प्रकार के क्षेत्र में जो अच्छे से योजनाओं को लागू किया जाए ताकि जो असमानता देखने को मिलती है इसमें कमी देखने को मिले। तो ये था आपके सामने जनसंख्या वितरण व घनत्व की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे लगा आपको जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का भूगोल सेकंड सेमेस्टर का या फिर अन्य कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी हो तो उससे संबंधित यह आपके सामने वीडियो होने वाला है जिसके अंदर अपन रिवाइज करेंगे छोटे वाले क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके सामने यूनिट फर्स्ट से, यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ से। चारों यूनिट के जो आपके सामने छोटे वाले प्रश्न आते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न, उससे संबंधित आपका कंप्लीट रिवीजन वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। ये साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। मतलब देशांतर आपके सामने कितने हैं, अक्षांश कितने हैं उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। तो ये तो आप सबको पता है कि भारत जो राजस्थान है वो भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। उत्तरी क्षेत्र ये होता है आपके सामने, पश्चिमी क्षेत्र ये है। तो जो पूर्ण रूप से पश्चिमी क्षेत्र है वो कौन सा, गुजरात वाला क्षेत्र माना जाता है। हम है वो आपके सामने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। आपके सामने उत्तरी अक्षांश, मतलब आपके सामने जैसे ये राजस्थान का अगर अपन मैप बना ले इस तरीके से आपके सामने, अगर ये आपके सामने मैप बना ले एक बार ऐसा ही, मतलब मैप मेरे अच्छा नहीं बनाना था मेरे को मैप, लेकिन आप देख लो एक बार। अगर आपके सामने अगर अपन मैप की बात करें तो सबसे पहले उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 23.3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30.12 उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। और आपके सामने देशांतर की बात करें तो 69.30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78.17 पूर्वी देशांतर तक आपको देखने को मिलता है। मतलब 23.3 उत्तरी देशांतर से लेकर डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के आपके सामने उत्तरी देशांतर देखने को मिलता है। और 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपके सामने 78 डिग्री और 17 जो मिनट है उसके पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपके सामने लगभग इसका कुल क्षेत्र है। जो भारत का कुल क्षेत्र का कितना है, 10.41% है। मतलब यह सब आपको पता है कि राजस्थान है वो आपके सामने भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है भौगोलिक दृष्टि से। तो इसका कुल क्षेत्र कितना देखने को मिलता है, 10.41% देखने को मिल सकता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा क्षेत्र है ये।
साथ के साथ भारत किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। समझ में आ गया आपके सामने। और जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा की जाती है उसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख भूगोलिक भौतिक प्रदेश कौन से है? तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से हैं? हम राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। भौतिक प्रदेश क्या होता है? कोई भी क्षेत्र हो गया ना, उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। जैसे हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपके सामने? मरुस्थल, रेतीली जमीन पाई जाती है बीकानेर, जैसलमेर और आपके सामने बाड़मेर के अंदर। समझ में आ गया। फिर आपके सामने अजमेर का कुछ क्षेत्र, कुछ आपके सामने शेखावाटी का क्षेत्र, जहां पर क्या पाया जाता है? जो अरावली श्रृंखला पाई जाती है, उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर आपके सामने पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है देखने को मिलते हैं, जैसे अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर का भी कुछ क्षेत्र उसके अंदर आ जाता है, उसको पूर्वी मैदानी क्षेत्र के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और आपके सामने दक्षिणी जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है, जहाँ पे थोड़ा बहुत पठार देखने को मिलता है, उदयपुर, आपके सामने उदयपुर हो गया, झालावाड़ हो गया, आपके सामने जो चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे कुछ पठार देखने को मिलता है, आबू वाला क्षेत्र होता है, सिरोही वाला क्षेत्र है, वहां पर उसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के नाम से, आड़ोती के पठारों के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान को कुल कितने प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? पश्चिमी का मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली का पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगले वाले टॉपिक की बात करें, आपके सामने अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो अरावली पर्वतमाला की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। अरावली है वो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। सबसे पहले मैं आपको सामने बताऊं, वलित जो पर्वतमालाएं होती हैं वो क्या होती है आपके सामने? जो नई प्रकार, उसमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं, नई नई और पुरानी। पुरानी वलित पर्वतमालाएं हैं, जिसमें नई में जैसे हिमालय है आपके सामने, उसका प्रमुख उदाहरण है, और जो पुरानी है उसमें किसका उदाहरण है? अरावली का नाम है। जो दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी तक फैली हुई है, जो कहां से फैली हुई है आपके सामने? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से लेकर उत्तरी पूर्वी तक आपके सामने फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, क्योंकि बहुत पुरानी है, इसके कारण इसकी क्या ऊंचाई है वो लगभग घट गई है। तो इस समय कितनी उसकी ऊंचाई देखने को मिलती है? 930 मीटर है वो कुल इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। यह राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में बांटती है, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान। मतलब आपके सामने जो अपने कुछ शेखावाटी क्षेत्र और अजमेरी क्षेत्र से निकलता है, उसका अगर अपन बात करें पश्चिमी क्षेत्र, वो किसका निर्माण होता है उसमें? वहां पर थार मरुस्थल देखने को मिलता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जो वर्षा आती है वो इसके सीधी निकल जाती है, इसके साथ साथ निकल जाती है पंजाब से लेकर दिल्ली वाले भूभाग की तरफ। इसके कारण इसके पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा देखने को मिलती है। साथ के साथ पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर क्या आपके सामने थोड़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलती है, और वहां पर मैदानी क्षेत्र आपके सामने पाया जाता है। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। इससे इसका एक फायदा यह भी है कि इसने क्या किया, यहाँ पर यह रुक गई तो हवाएं इसके टकराकर, इससे क्या होगा आपके सामने पूर्वी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है, पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र है वो इसके जो उसकी जो हवाएं उसको रोकने का कार्य करती है, और उत्तर की साइड इसका जो मरुस्थल है उसका निर्माण नहीं हुआ, वहां पर मैदानी क्षेत्र रह गया। जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। और इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी है वो लगभग 1722 मीटर देखने को मिलती है। किसका नाम से? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। और कहां पे मिलती है? माउंट आबू की जो आपके सामने जो चोटियां हैं वहां पर गुरु शिखर है वो पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो राजस्थान की प्रमुख 4 नदियां कौन सी है? सबसे पहली है चंबल नदी। पूरे आपके सामने राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी। बारहमासी नदी कौन सी होती है? ऐसी नदी जो पूरे आपके सामने पूरे साल बहती है, उसको किस नदी के नाम से जाना जाता है? बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। दूसरी माही रेखी, माही नदी। माही नदी की आपके सामने क्या आपके सामने विशेषता है कि वो कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। अगले वाली नदी है बनास नदी। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी और चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी है। वो क्या होती है? राजस्थान की बहने वाली सबसे लंबी नदी, मतलब पूर्ण रूप से जो सिर्फ राजस्थान में बहती है, और उसकी राजस्थान की वो सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी है पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र
बड़ी नदी और अंतर प्रवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है कि राजस्थान में बहती है आपके सामने, और जो रण का कच्छ है आपके सामने गुजरात में वहां पर विलुप्त हो जाती है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जाना जाता है घग्गर नदी, एकमात्र अंतर प्रवाही नदी जो हनुमानगढ़ में बहती है। और आपके सामने कौन सी नदी है घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहती है। समझ में आ गया? ये थी आपके सामने कुछ प्रमुख नदियां। अगले वाले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में मिट्टियों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भाई कोई भी भूभाग होता है वहां पे अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। राजस्थान में कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? सबसे पहली मिट्टी का प्रकार है रेतीली माटी। तो सबसे को पता है रेतीली माटी आपके सामने, जो राजस्थान में अगर कोई विद्यार्थी रहता है और आप जिधर के साइड से वहां पर भी ये देखने को मिलती है, जहां पर मिट्टी है, मिट्टी के जो कण है उसकी मात्रा है वो थोड़ी मोटी देखने को मिलती है। रेगिस्तान में जो मुख्यतः पाई जाती है उसको रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? इसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है, वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला लाल पीली मिट्टी, मतलब लाल पीली मिट्टी कौन सी हो गई? अरावली जो क्षेत्र होता है उसके जो पहाड़ों में जो पत्थरों के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो लाल मिट्टी से उसका, और कुछ पत्थरों से पीली मिट्टी का निर्माण होता है। तो वहां से निकलने वाले नालों से या नदियों से जो मिट्टी निकली और वहां से जो मैदानों का निर्माण हो उसको लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ पे पाई जाती है? अरावली क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। अगले कौन सी है? लाल लोमी मिट्टी। तो लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? आपके सामने दक्षिणी राजस्थान है वहां पर पाई जाती है। अगले वाला क्षेत्र कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, मुख्यतः आपके सामने झालावाड़ में देखने को मिलती है। वो वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के आपके सामने क्षेत्र के टच हुआ है, जहां पर आपके सामने जो काली मिट्टी का निर्माण भाई जो पठार की वजह से या फिर जो वहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उसके कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी होती है। और ये मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, झालावाड़ में मुख्य रूप से पाई जाती है। कछारी व जलोढ़ मिट्टी, तो आपको पता है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जहां पर नदियां हैं, नदियां बही और वहां से उनके मैदानों का निर्माण हुआ, तो मैदानी क्षेत्र में ही पाई जाएगी। मुख्यतः ये अलवर भरतपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। भूरी रेतीली माटी आपके सामने मुख्यतः नागौर, झुंझुनू और चुरू जैसे क्षेत्र में पाई जाती है। भुरभुरी आपके सामने रेतीली माटी है, जो रेगिस्तानी की जो मिट्टी होती है उसका थोड़ा मतलब बदलाव स्वरूप होता है, जिसमें थोड़ी बहुत कृषि हो सकती है, उसको भुरभुरी रेतीली माटी के नाम से जाना जाता है। अगला लवणीय मिट्टी, झील के आसपास क्षेत्र, जैसे आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो झील है उनके आसपास जो मिट्टी पाई जाती है, खास करके डीडवाना झील हो गई, लुणकसर झील हो गई, जहाँ पे खारे पानी की झील है आपके सामने, उनमें ये मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है लवणीय मिट्टी। जहाँ पर क्या होता है आपके सामने खारा जो मिट्टी है उसमें लवणता की मात्रा, नमक की मात्रा ज्यादातर देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो यह आपके सामने जितने भी छोटे वाले प्रश्न थे मैंने सारे सारे आपको करवा दिए हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करें, जहां पे आपके सामने कृषि, खनिज व ऊर्जा उद्योग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके नाम बताइए। तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, उसमें से उनके प्रमुख नाम बताएंगे। सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी परियोजनाएं जहां पे कोई नदियां बह रही हैं, उसके ऊपर एक बड़े बांध का निर्माण कर दिया गया, पानी को रोककर सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है, बिजली निर्माण के लिए उपयोग किया जा रहा है, उसी को क्या सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपन बात करें सिर्फ सिंचाई के लिए, तो जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है उस पानी का बांध को रोककर उसको सिंचाई परियोजना कहते हैं। पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो आप सबको पता है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण क्या किया गया? आपके सामने मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता व सिंचाई के लिए किया गया है। तो सबसे प्रमुख कौन सी इसमें? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला है चंबल घाटी परियोजना। जो चंबल घाटी परियोजना है देखने को मिलती है, जहां पे चंबल नदी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है, जहां पर आपके सामने जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर यह परियोजना काम करती है। माही बजाज सागर आपके सामने जो परियोजना देखने को मिलती है, माही नदी है उस पे इसका निर्माण किया गया है। बिसलपुर परियोजना जो आपको पता है मुख्यतः जयपुर के शहरी क्षेत्र हो गया उसको, और आपके सामने टोंक के आसपास क्षेत्रों को पानी की उपलब्धता व सिंचाई को सिंचाई करने के लिए उपयोग में ली जाती है, उसको बिसलपुर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगली वाली है नर्मदा नहर परियोजना। अगली परियोजना कौन सी आपके सामने? नर्मदा नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः नर्मदा योजना है,
ये नर्मदा नदी के ऊपर हरियाणा के क्षेत्र से निकलती हुई खास करके शेखावाटी क्षेत्र झुंझुनू को पानी देने के लिए आपके सामने इस परियोजना का निर्माण किया गया था, झुंझुनू सीकर को। लेकिन अभी तक ये परियोजना नहीं पहुंची है। और इसके अलावा ये परियोजना सक्रिय रूप से और कहीं भी चल रही है। गगन नहर परियोजना भी है। राजस्थान में उत्पादित प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तो राजस्थान में प्रमुख उत्पादित फसल कौन सी है? तो आपको सबको पता है, रबी में आपके सामने कौन सी फसलें देखने को मिलती हैं? गेहूं, जौ, चना व सरसों प्रमुख फसलें हैं, वो आपके सामने उत्पादित होने वाली फसलें हैं। कौन सी? सरसों, चना, जौ और गेहूं है, ये कुछ प्रमुख फसलों में से फसल है। खरीफ फसल की बात करें, बाजरा, मक्का, ज्वार, दलहन है, कपास और गन्ना है, वो आपके सामने प्रमुख खरीफ फसल है। मतलब आपके सामने जो सर्दी में उगाई जाने वाली जिनका आपके सामने बिवाई का समय अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है, फरवरी मार्च में जिसकी कटाई होती है, उसमें गेहूं, जौ, चना व सरसों, और जिसको रबी फसल के नाम से जाना जाता है। खरीफ फसल है जिसका आपके सामने जून जुलाई में जिसके आपके सामने बोया जाता है जिसको, और आपके सामने सितंबर अक्टूबर में जिसको कटाई की जाती है, जिसमें बाजरा, मक्का, ज्वार, दलहन, कपास व गन्ना प्रमुख इसके अंदर आते हैं। नकदी फसल वो फसल होती है जिसको उगाया जाता है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे उगाया जाता है और पैसों की कमाई के लिए उगाया जाता है, इसलिए इसको नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। सरसों, कपास, गन्ना, जीरा व धनिया ऐसी फसलें जिसको व्यापक स्तर पे उगाया जाए और जिससे आपके सामने अच्छी कमाई देखने को मिले, उसको नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़े। राजस्थान के प्रमुख धात्विक व अधात्विक खनिजों का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान में कौन कौन से धात्विक व अधात्विक खनिज देखने को मिलते हैं? धात्विक खनिज की बात करें तो देखने को मिलता है सीसा व जस्ता। कौन सा है? जहां पर मतलब जिसमें धातु हो उसमें प्रमुख कौन है? सीसा व जस्ता। कहां पर? जवार में, राजपुरा, दरिबा में देखने को मिलता है। आपके सामने इसके खनन क्षेत्र है वो। तांबा कहां पर निकलता है? आपके सामने खेतड़ी क्षेत्र है, झुंझुनू का, वहां पर देखने को मिलता है। लोहे की खाने कहां पर आपके सामने? मोरीज, बानोल, नीमला व रायसरेला में देखने को मिलती है। और चांदी और टंगस्टन है वो अन्य आपके सामने प्रमुख जो धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं राजस्थान में। अधात्विक खनिजों की बात करें, रॉक फॉस्फेट जिसको जामर कोटड़ा में, जिप्सम आपके सामने नागौर में देखने को मिलता है, जो अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर है, राजसमंद और नागौर का देखने को मिलता है। साथ के साथ पन्ना व ग्रेनाइट जैसी आपके सामने कुछ अधात्विक खनिज है वो राजस्थान के अंदर निकलते हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? पारंपरिक पहले के समय की बात करें तो कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जल विद्युत है, यह आपके सामने प्रमुख ऊर्जा के स्रोत है। मतलब जिससे आप ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। कोयले से आपके सामने जो कोयले का भी एक प्रकार होता है लिग्नाइट, जिससे क्या होता है आपके सामने कोयला जो ऊर्जा उसका निर्माण किया जाता है। जैसे कोयले को क्या क्या किया जाता है? कोयले को अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हैं उसके अंदर उसको जलाया जाता है, उसे अग्नि को प्रज्वलित करके आपके सामने जो खनन में से निकलने वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है। और जल विद्युत से मतलब जल से क्या किया जाता है? टरबाइन घुमाकर विद्युत का निर्माण किया जाता है। गैर पारंपरिक जो आपके सामने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जिनको क्या हो सकता है? जिनको आप बार बार उपयोग कर सकते हो। आपके सामने जो पारंपरिक या फिर जो नवीकरण के ऊर्जा स्रोत होते हैं वो ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनको आप बार बार क्या नहीं कर सकते हो, एक बार यूज कर लिया तो उनका फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिनके निर्माण करने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग सकता है, जो हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उस प्रकार के खनिजों को पारंपरिक व गैर जो नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के नाम से जाना जाता है। जैसे कोयला हो गया, आपने एक बार जलाया किसी उद्योग में, फिर उसका फिर से उपयोग नहीं कर सकते, अपना कोयला बनेगा, उसके लिए लाखों करोड़ों का समय लगता है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे ही पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जल विद्युत इसके प्रमुख उदाहरण है। गैर पारंपरिक या नवीकरण ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा। सबसे ज्यादा भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ऊर्जा स्रोत में क्षमता है निर्माण की, वो कौन सी है? सौर ऊर्जा। क्यों? राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है
जहां पर अधिकतर गर्मी पड़ती है और लगभग समय ऐसा रहता है जहां पर सूर्य की ऊर्जा है वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है। क्षेत्र भी काफी ऐसा है जहां पर जनसंख्या कम है और खाली क्षेत्र ज्यादा है, तो यहाँ पर सौर पैनल आराम से लगाए भी जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा संभावना किसकी है राजस्थान में? सौर ऊर्जा पैनलों की लगाने की संभावना सबसे ज्यादा है। पवन ऊर्जा, भाई राजस्थान में आंधियां वगैरह भी अच्छी चलती हैं, पवन की हवा चलने की जो मात्रा है वो भी अच्छी है, तो पवन ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हो। तथा बायोमास ऊर्जा है उसका भी आपके सामने निर्माण हो सकता है। अगले वाला पॉइंट है, राजस्थान में प्रमुख उद्योगों के उत्पादन कौन से होते हैं? तो राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक उत्पादक कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से उत्पादन है जो राजस्थान में प्रमुख रूप से उद्योगों से किए जाते हैं? जैसे पहले वाला सूती वस्त्र, जो राजस्थान में किसका किया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग है उसका आपके सामने सूती वस्त्र है उनका निर्माण किया जाता है राजस्थान में। चीनी है, भाई गन्ना होता है राजस्थान में, उससे चीनी का निर्माण होता है। राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग जिसकी बात करें खनिजों के बाद में, वो सीमेंट उद्योग है। राजस्थान में बहुत सी सीमेंट की फैक्ट्रियां देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर, संगमरमर पत्थर आपके सामने अच्छे से देखने को मिलता है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, तो आसानी से जो कच्चा माल मिल जाता है सीमेंट का, तो सीमेंट का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। नमक का निर्माण होता है क्योंकि हमारे पास डीडवाना, लुणकसर और सांबर जैसी झीलें देखने को मिलती हैं, जहां पर आपके सामने सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। लुणकसर हो गई, पचपदरा हो गई, आपके सामने सांबर झील हो गई, जो राजस्थान का नहीं पूरे भारत का भी बड़ी मात्रा में नमक का निर्माण करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें सीसा, रसायन व हस्तशिल्प, हस्तशिल्प भी आपके सामने जो जोधपुर का क्षेत्र हो गया, जो जयपुर का क्षेत्र हो गया, वहां का हस्तशिल्प काफी ज्यादा प्रचलित है और पूरे भारतवर्ष में उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भी उसको आपके सामने एक्सपोर्ट किया जाता है। नवीनतम की बात करें, अब इस समय कौन से जो नए उद्योगों का निर्माण हुआ है जिसमें पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिससे जो पेट्रोलियम से संबंधित और चीजें निकलती हैं। पचपदरा में जो आपके सामने अब नई रिफाइनरी लगी है, वहां पर आपके सामने पेट्रोलियम, डीजल, ग्रीस हो गया, आपके सामने केरोसिन हो गया, और अन्य जो जो निकलते हैं उसको पेट्रोकेमिकल के नाम से जाना जाता है। ऑटोमोबाइल, कारपेंट्स व सिरेमिक और उर्वरक जैसे उद्योग भी अब राजस्थान में धीरे धीरे पनप रहे हैं। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ, जहां पर जनसंख्या और सामाजिक स्थिति से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? तो राजस्थान में जो जनसंख्या है उसका वितरण असमान रूप से क्यों देखने को मिलता है, इसके विस्तृत रूप से अपन पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरकता और स्थल कृति के कारण असमान है। मतलब भाई एक बात बताओ, अगर आपको रहने का मौका मिले जैसलमेर में और आपको रहने का मौका मिले अलवर, भरतपुर, जयपुर वाले क्षेत्र में, तो आप किस क्षेत्र को चुनोगे? जयपुर वाले क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे सुविधाएं हैं, समझ में आ गया, आसानी से आपके सामने जो आपको बेसिक सुविधाएं चाहिए वो मिल जाती हैं आपके सामने, रहने का क्षेत्र अच्छा है, तापमान अच्छा है, हर चीज भौगोलिक स्थितियां अच्छी हैं, तो इसीलिए आपके सामने सबसे ज्यादा जनसंख्या भी कहां पर देखने को मिलती है? जयपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की जनसंख्या आपको और अन्य जिलों के अनुपात में कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भौगोलिक क्षेत्र की जो विकट परिस्थितियां पाई जाती है, इस कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें क्या हो गई, अलग अलग प्रकार के भौगोलिक कारक हैं, जैसे जलवायु, जल की उपलब्धता आपके सामने जो कम कम देखने को मिलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पानी कम देखने को मिलता है जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में। मिट्टी की उर्वरकता, अगर आप जैसलमेर में खेती करोगे नहीं होगी भाई, कम होगी। यही अगर आप अलवर, भरतपुर में, झालावाड़ वाले क्षेत्र में चले जाओ, उदयपुर, उधर की साइड में आपको अच्छी कृषि देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता ज्यादा है, पानी की उपलब्धता भी है। स्थल कृतियों का असमान होना, साथ के साथ जो स्थल कृतियां हैं भाई, आपके सामने अजमेर की बात करोगे, पहाड़ी क्षेत्र है। राजस्थान में अगर आप जैसलमेर वाले क्षेत्र में चलो, मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है, अरावली और अन्य क्षेत्र, पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है सिरोही वाले क्षेत्र में। तो राजस्थान का जो स्थल कृति है वो भी एकदम समान नहीं है, असमान स्थल कृति देखने को मिलती है। जहां बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थल की, वहां पर कम पानी, रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या आपके सामने पानी की उपलब्धता भी कम है और रेतीली मिट्टी भी ज्यादा देखने को मिलती है। भौगोलिक परिस्थितियां वो विकट है, इस कारण वहां पर कम लोग रहना पसंद करते हैं। इस कारण वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी कम है। इसी कारण से क्या है, जनसंख्या भी कम से कम देखने को मिलती है।
जबकि अपन बात करें पूर्वी क्षेत्र पे, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी और अरावली के कुछ हिस्सों से उपेक्षाकृत अधिक घनत्व पाया जाता है। तो क्या है, अब बात करें पूर्वी क्षेत्र की, जहाँ पे अच्छी उपजाऊ मिट्टी, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र बता रहा हूँ आपके सामने, और जो टोंक वाला क्षेत्र है ना, टोंक जो है, आप बूंदी है, ये वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पे मिट्टी भी उपजाऊ है, पानी की भी उपलब्धता है, कुछ नदियां नाले भी आपको देखने को मिलते हैं। तो पानी का जो बहाव है, पानी का जो उपलब्धता है, वो भी अच्छे से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। फिर बात करें अरावली के जो क्षेत्र की, वहां पे थोड़ी कम विकट परिस्थितियां हैं, तो वहां पर घनत्व थोड़ा और ज्यादा अधिक पाया जाता है। तो यही है, राजस्थान में जनसंख्या के असमान वितरण के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, आपके सामने जो भौगोलिक कारण है, वो सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। अगले वाला पॉइंट है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं भाई, एसटी जिनको बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट, कौन सी देखने को मिलती हैं। तो देखेंगे कहां कहां पर वो पाई जाती हैं। पहली है मीणा जनजाति, जो आपको सामने देखने को मिलती है। जयपुर, अलवर व सवाई माधोपुर में आपको मुख्यतः मीणा जनजाति देखने को मिलती है। राजस्थान की सबसे प्रमुख जनजाति और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है, वो कौन सी, मीणा जनजाति है, जो अलवर में पाई जाती है, जयपुर में और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। अगली जनजाति की बात करें आपके सामने, भील जनजाति, जो उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो अगली प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, भील जनजाति है, जो उदयपुर में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में प्रमुखतः पाई जाती है। अगली जनजाति की बात करें तो ग्रासिया जनजाति है, जो सिरोही, पाली व उदयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगली जो जनजाति वो कौन सी है, ग्रासिया है, जो सिरोही वाले क्षेत्र में पाई जाती है, पाली में भी और उदयपुर में भी आपको मुख्यतः देखने को मिलती है। फिर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति मुख्यतः एक ही क्षेत्र में देखने को मिलती है, 12 वाले क्षेत्र में आपको मुख्यतः देखने को मिलती है। फिर बात करें डामोर, कंजर व सासी व कैथोड़ी, जो आपके सामने जो जनजातियां वो भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पे डामोर हो गया, कंजर हो गया, सासी हो गया, कैथोड़ी जनजातियां भी मुख्यतः देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया व डामोर, कंजर, सासी व कैथोड़िया जनजाति भी आपको सामने देखने को मिलते हैं। नीचे वाली जनजातियां मुख्यतः आपके सामने क्या रहती हैं, घुमक्कड़ जनजातियों के नाम से भी देखने को मिलते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान में साक्षरता दर की बात करें तो इसमें राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.11 है। तो इस समय अगर 2011 की जो जनसंख्या है उसके अनुसार बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.11 आपके सामने जो प्रतिशत देखने को मिलती है। मतलब सिर्फ 66% ही इस समय राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जिसमें महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात लिया जाता है। जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कुछ अधिक देखने को मिलती है, जो 79.19% देखने को मिलती है, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 52.12% देखने को मिलती है, जो सबसे ज्यादा कम है आपके सामने। समझ में आ गया। तो पुरुषों की साक्षरता दर 69.19% है और महिलाओं की 52.12% है। ये आपके सामने 2011 की जनसंख्या के आधार पर अभी आंकड़े हैं, नए आंकड़े अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, जनसंख्या, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई, पिछले कुछ समय में काफी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में देखने को मिलती है। लेकिन राजस्थान में इसके वृद्धि के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है उच्च जन्म दर, मतलब राजस्थान में जो जन्म दर है उसके बढ़ावे के कारण भी आपके सामने क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। कौन सा क्षेत्र है उच्च जन्म दर आपके सामने कहां पर देखने को मिलती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आपके सामने उच्च जन्म दर आपको देखने को मिलती है। मतलब पहले क्या हुआ करता था भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे होते थे वो क्या होते थे, वहां के कोई दाई हो गई, आपके सामने कोई महिला के द्वारा उनका प्रसव होता था, तो इस कारण मृत्यु दर भी ज्यादा होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, हॉस्पिटल की जो योजनाएं है वो हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, आंगनबाड़ी है, जो अलग अलग प्रकार की सरकारी परियोजनाएं हैं, जिसके कारण क्या है, जो मृत्यु दर कम हो गई है, शिशु मृत्यु दर कम हो गई है और उच्च जन्म दर देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट यही है कि आपके सामने मृत्यु दर में कमी होना। तो जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं,
पहले राजस्थान में परिवहन भी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। राजस्थान के सुदूर क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब सड़कों का बेहतर निर्माण होने के कारण परिवहन भी काफी अच्छा हो गया है और लोग बहुत सरल व सुगम तरीके से आपके सामने पहुंच है। जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, सामुदायिक केंद्रों में आंगनबाड़ी जो केंद्रों का निर्माण किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी देखरेख की जा सके। तो इससे क्या हो गई, मृत्यु दर है वो कम देखने को मिलती है और जन्म दर है वो बढ़ गई है। अगले क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक कांड। तो जल्दी विवाह करना, बड़े परिवार की जो प्राथमिकता देना। तो जो बाल विवाह है वो आपको पता है भाई, राजस्थान में बाल विवाह एक बहुत ही प्रचलित प्रथा थी। अब तो थोड़ी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है धीरे धीरे वक्त के साथ, लेकिन पिछले कुछ समय में जब जो जन्म दर बढ़ी है पिछले 19वीं जो आपके सामने, खास करके 20वीं शताब्दी में आपके सामने सबसे ज्यादा ये बाल विवाह और जो बड़े परिवार रखने की जो परंपराएं थी, इस कारण भी जनसंख्या काफी बढ़ी है। निरक्षरता और आपके सामने परिवार नियोजन के प्रति लोग उतने ज्यादा जागरूक नहीं है, इस कारण भी जनसंख्या में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अगला क्या है, राजस्थान में महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान में महिलाओं की स्थिति कैसी है, आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। राजस्थान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति मिश्रित है। मतलब अगर अपन राजस्थान में बात करें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी भी है, बुरी भी है, अलग अलग देखने को मिलती है। शिक्षा और रोजगार में सुधार हुआ है, फिर भी पितरात्मक संरचना देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें पिछले कुछ जनसंख्याओं से, तो शिक्षा में की दर भी महिलाओं की बढ़ी है और महिलाएं अब कार्यस्थलों पर भी कार्य करने के लिए जा रही हैं। तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में वक्त के साथ सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन पितृसत्तात्मक जो संरचना, मतलब परिवार का मुखिया है वो कौन होता है, एक पुरुष होता है, और अगर कोई वंश, अगर बच्चा होगा घर में, लड़का होगा, उसी के कारण वंश चलेगा, इस प्रकार की सोच अभी भी बनी हुई है। तो पितृसत्तात्मक जो संरचना है राजस्थान की वो अभी भी है। निम्न साक्षरता दर देखने को मिलती है। तो राजस्थान की जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो आज के समय भी काफी कम है। महिलाएं काफी कम, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान काफी कम है, और खासकर में कहां पर देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब तो महिलाएं आपके सामने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आपके सामने योगदान दे रही है, लेकिन पहले आपके सामने जो महिलाओं को कम शिक्षाओं के प्रति भेजा जाता था। बाल विवाह जैसी और लैंगिक भेदभाव जैसी चुनौतियां आज भी मौजूद है। तो आज भी छोटी उम्र में जो लड़कियां हैं जिनके 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और स्त्री व पुरुष में भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। कोई भी कार्यस्थल है वहां पर पुरुष को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, महिला को कम तनख्वाह दी जाती है। इस प्रकार के भेदभाव अभी देखने को मिलते हैं। सरकारी योजनाएं और सामाजिक आंदोलनों से इस स्थिति में सुधार देखने को मिला है। अलग अलग प्रकार के जो सरकारी योजनाएं हैं जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा में विशेष जो आपके सामने अनुदान देना, छात्रवृत्ति देना, स्कूटी देना, इस प्रकार की योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, और उससे काफी ज्यादा आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, सुधार भी देखने को मिल रहा है। महिलाओं का पारंपरिक शिल्प, कृषि व घरेलू कार्यों में योगदान मुख्यतः देखने को मिलता है। अगर महिलाओं के योगदान की बात करें तो मुख्य रूप से महिलाएं पारंपरिक कार्य जैसे शिल्प का निर्माण करना, सूती वस्त्र उद्योग हो गया आपके सामने, कृषि हो गया, और घरेलू कार्य में अभी भी सक्रिय रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये था आपके सामने राजस्थान के जो भूगोल है उससे संबंधित उसका कंप्लीट पेपर मैंने कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। कैसे लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।